प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम प्रकरण 6 के जो छूटे हुए एक दो खंड थे गा और घा, उन पर चर्चा करके समझेंगे। जो गा खंड है वह है हिमांक का अवनमन। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि हिमांक क्या होता है। हिमांक एक्चुअली एक ताप होता है, और वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, यानी उसकी वाष्प का जो दाब है वो ठोस अवस्था में उसी पदार्थ के ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो फिर उस ताप पर वह द्रव जम जाएगा, ठोस बन जाएगा। अतः किसी द्रव का वाष्प दाब जिस ताप पर उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का या उस वस्तु का हिमांक कहते हैं। अब हिमांक के अवनमन के लिए हमने देखना है कि डेरिवेशन ड्राइव करना है, व्यंजक की व्युत्पत्ति करनी है। तो स्पष्टतः हम देख पा रहे हैं कि एक विलायक था, उसका हमने क्या किया, हिमांक किया। शुद्ध विलायक कितनी जल्दी जमेगा, और तब हमने उस विलायक में हमने उसका हिमांक नोट कर लिया, वो हिमांक नोट कर लिया। अब हमने उस विलायक में कुछ विलेय मिला दिया, और उस विलेय को मिलाने के पश्चात हमने देखा कि वह किस ताप पर, उसका हिमांक क्या है, किस ताप पर जम रहा है। तो देखा जाता है कि विलयन का हिमांक कम हो जाता है विलायक से, यानी जल्दी जम जाता है। क्यों जमता है जल्दी? उसमें कुछ अवाष्पशील विलेय आ जाते हैं, जिसके कारण वे वाष्प कम बनने देते हैं, और वाष्प कम बनने देंगे तो जल्दी जम जाएगा। ठोस अवस्था के वाष्प अवश्य कम होगा, और जल्दी से वह उस वाष्प दाब की अवस्था तक पहुंच जाएगा। अतः डेल्टा टीएफ यानी विलायक का डेल्टा टीएफ 0 यानी विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। अतः हिमांक का अवनमन जो डेल्टा टीएफ होता है, वह विलायक के या द्रव विलायक के हिमांक से, हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, इन दोनों का अंतर होता है। तो समीकरण की व्युत्पत्ति होती है, क्योंकि विलायक का हिमांक विलयन के हिमांक से अधिक होता है, इसलिए हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ 0 माइनस टी एफ। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बहुत ही सरल है, समझने की जरूरत है बस। अब इसी से हमने क्या करना, रिलेट करना है, गेम्स खेलना है सिंबल एंड फॉर्मूलास का। स्पष्टता के तनु विलयनों के लिए डेल्टा टी एफ जो टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग का जो डिफरेंस है, यानी हिमांक का जो अवनमन है, वह किसके समानुपाती होता है, कितना होगा, जितना हमने उसमें विलेय डाला होगा। और विलेय 1 kg विलायक में हमने डालना था, तो मोललता के समानुपाती होता है। कुछ देर बाद इन दोनों के मध्य यानी मोललता अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट जब होती है पूरे विलयन में, जैसे हम विलेय डालेंगे, अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने तक ये घटती बढ़ती रहती है। लेकिन जब अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए विलेय, तो तब ये सम में स्थापित हो जाता है, स्टैंड हो जाती है, और जिसे हम नियतांक के रूप में दिखा सकते हैं, या डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब ये प्रपोर्शनल की जगह बराबर हो गया, तो के एफ स्थिरांक आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट का हिमांक का स्थिरांक कहते हैं इसे हम। इसे क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी कहा जाता है। तो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हम मोललता की सूत्र को खोलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मोललता हम जानते हैं, किसी भी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या। तो स्पष्ट है कि N2 विलेय के मूल, m बराबर स्मॉल m बराबर यानी मोललता बराबर N2 विलेय के मूल बटे विलायक का आयतन, विलायक का द्रव्यमान, और उसे केजी में करना है तो केजी से भाग दे देंगे, 1000 ग्राम से भाग दे देंगे। अब हम फिर N2 को खोल देंगे। N2 कैसे निकालेंगे, W2 बटे M2 उसकी मात्रा चाहिए, तो फिर इसे बराबर M2 को यहाँ खोल दे तो W2 बटे M2, और ये इट इज रहेगा W1 अपॉन 1000।
अब भिन्न का भिन्न में भाग देना है तो कभी भी भाग नहीं दिया जा सकता, जैसे आपको पहले के प्रकरणों में भी विदित है। तो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले भिन्न को ऊपर ला करके गुणा कर देंगे। तो m बराबर हो जाता है W2 बटे M2, इसको ऊपर ले आएंगे तो गुणा हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी भिन्न, 1000 अपॉन W1। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब हम m का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ये m अलग से निकल गया, m के वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा TF बराबर KF, वही रहा, m की वैल्यू खोल दी W2 बटे M2 इंटू 1000 बटे W1। दिस इज इक्वेशन 4। बहुत ही सरल है, कोई ज़्यादा बोझ रखने की जरूरत नहीं, गेम की तरह, एक फन की तरह याद रखना है इसे। और लास्टली हम देखते हैं कि विलयक आणविक द्रव्यमान यानी M2, इसको रिअरेंज कर देंगे, M2 यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, तो M2 बराबर KF W2 अपॉन इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। दिस इज इक्वेशन 5। और यह हिमांक के अवनमन का व्यंजक आपको प्राप्त हो गया खेल ही खेल में। तो इस प्रकार से आपने ये निकालना है। अगला जो प्रकरण है हमारा 6वें का गह, उसको हम प्रासरण एवं प्रासरण दाब है, और इसके लिए व्यंजक भी हम व्युत्पत्ति करेंगे। इस तरह से सबसे पहले हम प्रासरण और प्रासरण दाब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, एक वस्तु है जिसको इसमें प्रयोग किया जाता है प्रासरण में, वो है अर्ध पारगम्य झिल्ली। इंग्लिश में इसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के नाम से पता चला कि अर्ध मतलब आधे और पारगम्य मतलब पार जा सकते, जिससे ऐसी झिल्ली। तो ये झिल्ली क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली अति सूक्ष्म रंध्रीय नेटवर्क या सीट, अति सूक्ष्म रंध्रीय नेटवर्क युक्त सीट या झिल्ली होती है। एक ऐसी झिल्ली जिसमें छोटे छोटे छिद्रों का एक नेटवर्क होता है, एक पैटर्न होता है, ऐसी सीट या झिल्ली। यानी जैसे अंडे की झिल्ली होती है, प्याज की झिल्ली का प्रयोग आपने बचपन से चित्रों के माध्यम से और प्रयोग के माध्यम से भी देखा है, नहीं तो आप किसी मकान को बनते हुए देखते हैं, जिस प्रकार उसमें ईंटें व्यवस्थित होती है, इसी प्रकार वो ईंटें बराबर बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन इसमें एक ठोस पर छोटी छोटे रंध्र होते हैं, अर्थात नेटवर्क होता है। तो जिससे इस झिल्ली से केवल विलायक के कण साइज छोटा होने के कारण, जैसे जल के कण पार जा सकते हैं, लेकिन विलय के कण जो साइज में थोड़ा बड़े होते हैं वो झिल्ली के आर पार नहीं जा सकते, इसीलिए इसका नाम अर्ध पारगम्य झिल्ली पड़ा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये थी अर्ध पारगम्य झिल्ली, बहुत आवश्यक वस्तु इसको समझने के लिए। फिर हम प्रासरण समझेंगे, दूसरा शब्दावली इसमें से। तो प्रासरण क्या है, जब हम दो द्रवों को जिनकी सांद्रता अलग अलग हो, जब हम दो द्रवों को इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक करके रख देते हैं, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, कम सांद्रता वाली विलयन से अधिक सांद्रता वाली विलयन की ओर विलायक के कणों का स्वतः अभिगमन, स्वतः गमन क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। जैसे अंडे को हम अशुद्ध जल में, शुद्ध जल में रख देंगे तो अंडा फूल जाता है, यानी पानी झिल्ली से होकर अंदर जाता है, क्योंकि अंदर सांद्रता ज्यादा है, तो अंडा फूल जाता है। यह है प्रासरण का उदाहरण। किशमिश दूसरा उदाहरण है। किशमिश कैसे बनता है, अंगूर। जब अंगूर को हम नमक के विलयन में रखते हैं तो अंगूर के अंदर का जो सांद्रता कम होती है, नमक के विलयन की सांद्रता हम ज़्यादा रखते हैं, और अंगूर से पानी, जल झिल्ली के माध्यम से बाहर आ जाता है, लेकिन उसके जो विलय के कण हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज, जो मिठास उसके अंदर, वो अंदर ही रहती है, और अंगूर सिकुड़ जाती है, उससे उसको ड्राई करने के बाद उससे किशमिश बन जाती है। तो ये थे प्रासरण के कुछ उदाहरण। अब हम बात करेंगे प्रासरण दाब की। प्रासरण दाब प्रासरण को रोकने के लिए, आप स्पष्ट देखिए, प्रासरण हो रहा है, सॉरी पहले प्रासरण की बात हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने कर भी रखा है, इसमें हम अंडा भी रख सकते हैं तो अंडा फूल जाएगा एसपीएम के द्वारा। यहाँ पर क्या होता है, केश का नली में जल का स्तर ऊपर बढ़ जाता है, किसके कारण, प्रासरण के कारण थिसिल फनल में जल का स्तर बढ़ जाता है। इसी प्रासरण के कारण ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ों में जड़ से पानी पहुंच पाता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रासरण दाब की। तो
ये समझे आप कि ये परासरण हो रहा था, हम इसको रोक देंगे, परासरण को वापस कर देंगे। तो उस परासरण को रोकने के लिए यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलेय के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से अभिगमन को रोकने के लिए हमें जितना बाहर से बल लगाना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा, उसे परासरण दाब कहते हैं। अभी इसका हम प्रयोग देखेंगे और इसको हम परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए वर्कले और हार्टले ने अपनी एक महत्वपूर्ण विधि थी, बहुत ही लोकप्रिय विधि है ये। इसमें स्पष्ट देखिए, आप अभी अभी समझ जाना है, केवल ध्यान से देखना बस। इसमें एक पात्र होता है बेलनाकार, ये वाला बेलनाकार पात्र, जिसमें पंप के लिए स्पेस बना होता है और साथ ही इस पर क्या लगाया जाता है, एक दाब मापी लगाई जाती है, मैनोमीटर। और इसके बीच में आप देखेंगे कि सरंध्र झिल्ली रखी गई है, इसके अंदर रखा गया है, इस बेलनाकार पात्र के अंदर, इस बड़े पात्र के अंदर छोटा सा बेलनाकार पात्र रखा हुआ है और इस पर अर्धपारगम्य झिल्ली से बनी हुई छोटे छोटे छिद्र हैं। और इस बेलनाकार पात्र के अंदर शुद्ध जल है, क्या है, जल है, और बाहर विलयन है, दोनों चारों तरफ। अब क्या करते हैं हम, जल रखना भी खाली है, जैसे हमें आप थिसिल फनल के माध्यम से जल का इसमें, इसको हम रोक भी सकते हैं, कंट्रोल भी, इसमें टोटी भी लगी हुई है, और जल इस बेलनाकार नली में डालते हैं तो जल का स्तर यहाँ तक बढ़ जाता है परासरण के कारण। अब हमने क्या करना है, विलयन पर, क्योंकि क्या हो रहा है, विलायक से यानी जल से विलयन की ओर जल के कण जा रहे हैं, शुद्ध जल से विलयन की ओर जा रहे हैं, उसकी सांद्रता को बराबर करना चाहते हैं। तो क्या होगा, इसके कारण इसका जब जल यहां से यहां जाएगा, हमने स्टॉप कर दिया, इसके बाद रोक दिया इतना जल। अब क्या हुआ, जल का स्तर यहां बढ़ गया था, जैसे ही परासरण हुआ तो जल जब यहां विलयन में जाएगा तो इसका स्तर गिर जाएगा, इसका मतलब इतना परासरण हुआ। अब हम देखेंगे कि इस परासरण को रोकना है, कितना दाब लगा होगा। हम क्या करते हैं, पिस्टन को दबाते हैं और बाहर से एक दाब लगाते हैं, पी एक्सटर्नल, बाह्य दाब, बहुत छोटा होता है, कम होता है, और जब इस दाब को लगाते हैं तो पिस्टन अंदर की ओर खिसकता है यहाँ पे, और विलयन से जल वापस शुद्ध जल में अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर चलने लगता है, उल्टा होने लगता है बाह्य दाब के कारण। और यहाँ तक हम केवल दाब लगाते हैं जहाँ उसका प्रारंभिक स्तर था, और द्वितीय स्तर परासरण के होने के बाद जो स्तर था वहाँ से परासरण न होने के यानी प्रारंभिक स्तर तक लाने के लिए जितना दाब लगाया गया उसे हम कहेंगे परासरण दाब। और ये थी वर्कले और हार्टले की बहुत अच्छी विधि, लोकप्रिय विधि, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बनी हुई सिलेंडर है। तो ये था परासरण दाब ज्ञात करना। इसके अलावा हम जब प्रतिलोम परासरण भी करते हैं, इसका जो व्यावहारिक उपयोग है, हम लगभग अक्सर कई लोगों के घरों में पानी के शुद्धिकरण के लिए परासरण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वे रिवर्स ओस्मोसिस यानी प्रतिलोम परासरण के द्वारा जल को शुद्ध करते हैं। नहीं तो जल ने तो जाना था कहाँ, विलयन में, लेकिन उल्टा विलयन से हम जल को लाते हैं। जैसे नल से आरओ हमारा लगा हुआ है और इस सिस्टम माना आरओ, और यहाँ से पानी इनकम हो रहा है, तो क्या होगा, इससे क्या होना चाहिए था, और इसमें शुद्ध जल है तो शुद्ध जल बाहर जाना चाहिए था, लेकिन इतना दाब इसमें पंप लगाया जाता है, इस पर आरओ पे रिवर्स ओस्मोसिस कहते हैं, प्रतिलोम परासरण। तो पंप इसे खींचता है, दबाव लगाता है, और गंदे पानी से, जो पानी आम आ रहा है नदी से, उसको फिल्टर करके, अर्धपारगम्य झिल्ली के फिल्टर लगे होते हैं, पानी को केवल अंदर जाने देते हैं, गंदगी को बाहर रोक देते हैं, और उस पानी जो बचा हुआ पानी है उसको आउटलेट कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, और शुद्ध पानी जो फिल्टर के अंदर से साफ होकर के गया उसे स्टोर कर देते हैं फिल्टर में, और आवश्यकता अनुसार हम उसे यूज कर सकते हैं। तो ये ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस है, प्रतिलोम परासरण, जिससे हम जल शोधन करते हैं, और ये हर एक लगभग अक्सर कई लोगों के घरों में लगा होता है रिवर्स ओस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण। सभी फिल्टर्स में, सभी आरओ में रिवर्स ओस्मोसिस होती है, चाहे वो किसी भी कंपनी को कितने भी सस्ते और महंगे हो। तो ये था प्रतिलोम परासरण। अब हमने एक चीज़ फाइनल जो करनी है,
प्रासरण दाब से मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो वांट हॉप ने एक समीकरण दिया था, इसको आपने याद रखना है केवल कि वांट हॉप के समीकरण अनुसार टाउ यानी प्रासरण दाब बराबर CRT। C यहाँ पर द्रव का सांद्रता, R नियतांक और T दिया गया ताप है। इसे हम समीकरण 1 के माध्यम से मानेंगे। अब हम देखते हैं कि सांद्रता C बराबर क्या होती है, सांद्रता मोलरता के रूप में N2/V, विलेय के मोल बटे आयतन। तो इसका मान C का मान हम अगर समीकरण 1 में रख देंगे, इसलिए टाउ बराबर N2/V/RT सेकंड हो गया। फिर हम खोल देंगे N2 की वैल्यू को, N2 इक्वल टू, यहाँ N2 विलेय के मोल है, क्योंकि N2 क्या होता है W2/M2, इसलिए दो में N का मान या N बराबर N2 बराबर W2/M2 रखने पर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर W2/M2 इंटू RT/V। दिस इज इक्वेशन 3। और लास्टली हम इससे अणु विलेय का जो आणविक द्रव्यमान है उसकी गणना कर सकते हैं M2। तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 यहाँ आ गया, टाउ यहाँ चला गया, टाउ यहाँ था, M2 यहाँ था, तो ये आपस में हर का अंश, अंश का हर बन गया। तो M2 बराबर W2RT/τV। दिस इक्वेशन 4। और यही क्या है, प्रासरण दाब के लिए व्युत्पन्न समीकरण है। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपकी समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर हम भेज सकें। हमारा चैनल है लवी LOVEY क्लास ऑफ केमिस्ट्री चैनल, यानी लवी COC चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो देखें। हम हफ्ते में 6 दिन वीडियोस पे भेजने का प्रयास करते हैं, अगर नेटवर्क सही रहता है तो। इसलिए आपको केमिस्ट्री की पूरी क्लासें, पूरी वीडियोज आपको दिखाई देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।